दोस्तों आज हम बात करेंगे बेहतरीन एनिमेशन के साथ मध्य प्रदेश की संपूर्ण नदियों की, जिसमें इन पर बने डैम, शहर, वाटरफॉल, विभिन्न प्रोजेक्ट, सहायक नदियां एंड मध्य प्रदेश के सभी नदी तंत्र। दोस्तों हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप लास्ट तक बने रहें। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों ये आप देख रहे होंगे मध्य प्रदेश का नदी तंत्र, और मध्य प्रदेश में दो महत्वपूर्ण पर्वत हैं। मध्य से होकर के एक पर्वत जाता है जिसका नाम है विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा फैला हुआ है। यहाँ से बहुत सारी नदियां निकलती हैं, जैसे चंबल नदी है, काली सिंध है, इसके अलावा पार्वती नदी है, सिंध नदी है जो बेतवा की सहायक नदी है, बेतवा है, और बेतवा की भी कुछ सहायक नदियां हैं जैसे यहाँ पर शो हो रही हैं, आप लोग देख रहे होंगे, बीना है, धसान है, केन नदी है, इसके अलावा टोंस नदी है। ये वो नदी हैं जो विंध्याचल पर्वत से निकलकर उत्तर की ओर बहती हैं। इसके अलावा विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच में एक बड़ी नदी है जिसका नाम है नर्मदा नदी। आपको पता होना चाहिए मध्य प्रदेश की ये सबसे लंबी नदी है और पश्चिम में बहने वाली भारत की ये सबसे बड़ी नदी और भारत की पांचवी बड़ी नदी है। उसी के नीचे सतपुड़ा पर्वत जिससे बहुत सारी नदियां निकलती हैं, कुछ नदियां उत्तर में और कुछ दक्षिण में बहती हैं, जिसमें ताप्ती, वर्धा, कन्हान, पेंच और बैनगंगा नदी तंत्र मुख्य हैं। इन सभी नदियों पर हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश की एक एक नदियों की, और उनको हम डिटेल में देखेंगे, उनकी सहायक नदियां और उन पर बने हुए सारे प्रोजेक्ट, परियोजनाएं, डैम, वाटरफॉल और वो सब कुछ जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इस स्लाइड में आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की नदियां दी हुई हैं और ये मध्य प्रदेश का नदी तंत्र है। मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जहां पर बहुत सारी नदियां बहती हैं और इसलिए हमारे मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है। तो दोस्तों आपको पता ही होगा मध्य प्रदेश को नदियों का मायका, क्योंकि हमारे यहाँ लाखों नदियां बहती हैं। तो कुछ नदियां उत्तर में, कुछ पश्चिम में, कुछ पूर्व में और कुछ दक्षिण में बहती हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं उत्तर में बहने वाली नदियां। तो उत्तर में बहने वाली नदियों के यहाँ पर कुछ नाम दिए हुए हैं आपको, जैसे चंबल नदी उत्तर में बहती है। चंबल की ही सहायक नदी है छिप्रा, जो मंदसौर में जाकर के चंबल से मिल जाती है। इसी छिप्रा नदी पर महाकाल की नगरी उज्जैन स्थित है। काली सिंध नदी ये भी उत्तर में बहती है। पार्वती नदी, बेतवा नदी, केन नदी ये उत्तर में बहने वाली नदियां हैं। पश्चिम में बहने वाली मध्य प्रदेश की जो मुख्य नदियां हैं जो पश्चिम में बहती हैं पूर्व से निकल करके, वो है नर्मदा, ताप्ती और माही। याद रखें दोस्तों, सबसे बड़ी नदी है नर्मदा जो पश्चिम में बहती है, दूसरी है ताप्ती नदी, और ये दोनों ही नदियां रिफ्ट घाटी से निकल करके बहती हैं। और एक नदी है माही, आपको पता होना चाहिए, जो माही नदी है विंध्याचल पर्वत में धार जिले से निकलती है और राजस्थान में जाकर के फिर गुजरात में जाती है और खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। और ये माही नदी वो नदी है जो कर्क रेखा को दो बार काटती भी है, तो इसे भी आप याद रखें। पूर्व में बहने वाली मध्य प्रदेश की जो नदियां हैं उसमें सोन नदी है, जोहिला है, महान नदी है। सोन जोहिला दोनों का उद्गम एक ही जगह से होता है, अभी हम देखेंगे। इसके अलावा महान नदी, ये नदी पूर्व में बहती है। दक्षिण में बहने वाली मध्य प्रदेश की नदियां हैं बैनगंगा, पेंच, वर्धा और कन्हान नदी। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की नदियों की लंबाई का क्रम, कई बार एग्जाम में आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि मध्य प्रदेश में नर्मदा के बाद कौन सी नदी सबसे लंबी है। कई बार इनकी लेंथ आप लोगों से पूछ ली जाती है, तो इसे भी आप याद रखें। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। इसकी जो लेंथ है 1312 किलोमीटर है, 1312 किलोमीटर। लेकिन आपको पता होना चाहिए मध्य प्रदेश में केवल ये 1077 किलोमीटर ही बहती है। मध्य प्रदेश की दूसरी लंबी नदी है चंबल नदी, इसकी लंबाई है 965 किलोमीटर। तीसरी बड़ी नदी है सोन नदी, 780 किलोमीटर। चौथी बड़ी नदी है ताप्ती नदी, जिसकी लंबाई है 724 किलोमीटर। और मध्य प्रदेश की पांचवी बड़ी नदी है बेतवा नदी, इसकी लेंथ है दोस्तों 590 किलोमीटर, और इसे बुंदेलखंड की गंगा भी कहा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश में एक एक नदी तंत्र की, और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों नर्मदा नदी तंत्र। तो देखिए ये मध्य प्रदेश का आपको मैप दिख रहा होगा, और ये यहाँ पर एक पर्वत है जिसका नाम है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। और विंध्याचल पर्वत के ही समानांतर दक्षिण में मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा बनाने वाला एक पर्वत है जिसका नाम है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी।
इन दोनों के बीच से अनूपपुर जिले में एक जगह है अमरकंटक, याद रखें अमरकंटक, ये पुष्प राजगढ़ तहसील में अनूपपुर में है। यहाँ से मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी का उद्गम हो रहा है जिसका नाम है नर्मदा नदी। ये नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से होते हुए महाराष्ट्र जाती है, महाराष्ट्र के बाद गुजरात, और गुजरात में खंबात की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं, नर्मदा की कुछ सहायक नदियां देख लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम नर्मदा में लेफ्ट साइड से मिलने वाली, दाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियों की बात करेंगे, जिसमें पहली नदी है जो मिल रही है नर्मदा में, उसका नाम है बंजर नदी। और आपको बता दूं, ये जो बंजर नदी है छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव से निकलती है, और राजनांद गांव से ये बालाघाट होते हुए, ये सॉरी मंडला बालाघाट होते हुए आगे जाकर के फिर ये नर्मदा नदी में मंडला में मिल जाती है। तो याद रखें, ये जो बंजर नदी है, कान्हा जो नेशनल पार्क है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क, उससे होकर के बहती है। इसके अलावा एक और नदी है जिसका नाम है थावर नदी। ये जो थावर नदी है, ये आगे जाकर के बंजर नदी में ही मिल जाती है। नेक्स्ट, नर्मदा की सहायक नदी है गार नदी, जो सिवनी जिले से निकल करके नर्मदा नदी में मिल जाती है। एक शेर नदी जो मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से निकलती है और आगे जाकर के नर्मदा में मिल जाती है। शक्कर नदी, ये छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा तहसील से निकलती है और नर्मदा में इसका संगम हो जाता है। दोस्तों, नर्मदा की सबसे लंबी सहायक नदी है तवा नदी, जो होशंगाबाद जिले से निकलती है महादेव पर्वत से, और ये नदी नर्मदा में जाकर के मिल जाती है। छोटी तवा नदी जो बैतूल से निकलती है। इसके अलावा सुक्ता नदी जो बुरहानपुर जिले से निकलती है। साथ ही कुंडा नदी, ये खरगोन जिले में बहती है। और इसके बाद एक मुख्य नदी है जो बड़वानी जिले से होकर के निकलती है, गोई नदी। ये भी नर्मदा में मिलने वाली दाईं ओर की, उसकी सॉरी बाईं ओर की सहायक नदी है। तो अभी तक हमने जितने भी देखा, जितनी नदियों को देखा, ये सारी की सारी नदियां जो है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से निकल करके नर्मदा नदी में लेफ्ट साइड से मिल रही हैं, मतलब बाएं ओर से मिलने वाली ये सारी की सारी सहायक नदियां हैं। तो अब हम बात करेंगे नर्मदा में राइट साइड से मिलने वाली या दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियों की। तो सबसे पहली एक नदी है जो जबलपुर से निकलती है, इसका नाम है हिरन नदी। दोस्तों, उसके बाद एक नदी है बारना नदी। मैं मुख्य मुख्य नदियों की बात कर रहा हूँ जो रायसेन से निकलती है और नर्मदा नदी में आगे जाकर के मिल जाती है। फिर है कोलार नदी। इस कोलार नदी का उद्गम सीहोर जिले से होता है, आपको पता होना चाहिए। इस कोलार नदी पर कोलार परियोजना भी है। इसके बाद इंदौर की मऊ तहसील से एक नदी निकलती है जिसका नाम है चोरल नदी। ये भी आगे जाकर के इंदौर नर्मदा में मिल जाती है। फिर धार से एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है मान नदी। ये भी राइट साइड से मिलने वाली नर्मदा की मुख्य सहायक नदी है। दोस्तों, उसके बाद अलीराजपुर जिले से एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है हथनी नदी, और ये भी नर्मदा में जाकर के मिल जाती है। तो ये मैंने आपको बताया नर्मदा की कुछ सहायक नदियां। आपको बता दें दोस्तों, नर्मदा की जो टोटल सहायक नदियां हैं, नर्मदा की कुल सहायक नदियों की जो संख्या है वो है 41। तो याद रखें इस फैक्ट को आप, नर्मदा में 41 सहायक नदियां आकर के मिलती हैं। कुल 41 सहायक नदियां हैं, जिसमें से कुछ नदियां विंध्याचल पर्वत से निकलती हैं और कुछ नदियां जो हैं वो खंबात की खाड़ी से निकल के नर्मदा में मिल जाती हैं। आगे चलते हैं, नर्मदा से रिलेटेड कुछ फैक्ट हम देख लेते हैं। नर्मदा नदी का ओरिजिन, जैसे मैंने भी आपको बताया, अमरकंटक से होता है। अमरकंटक पुष्पराजगढ़ तहसील के अनूपपुर जिले में स्थित है। इसका मुहाना, मुहाना मतलब कहाँ जाकर के मिलती है, तो ये गुजरात में खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी अरब ओशियन का हिस्सा है, उसमें मिल जाती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, 3 राज्यों में बहने वाली नदी है। दोस्तों, इस फैक्ट को आप याद रखिएगा। नर्मदा को मध्य प्रदेश की लाइफ लाइन कहा जाता है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं। महाशीर या टोर टोर मछली नर्मदा नदी में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मध्य प्रदेश की राजकीय मछली का दर्जा महाशीर को मिला हुआ है। नर्मदा की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है, लेकिन मध्य प्रदेश में इसकी लेंथ दोस्तों 1077 किलोमीटर है। ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी, जबकि भारत की 5वीं बड़ी नदी है। ये पश्चिम में बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है। जैसा मैंने अभी आपको एक फैक्ट बताया था, नर्मदा वृक्षाकार प्रतिरूप का निर्माण करती हैं। नदियां जब बहती हैं तो नदियां बहुत से पैटर्न बनाती हैं, अलग अलग पैटर्न बनाती हैं। तो हमारी जो नर्मदा है वो वृक्षाकार पैटर्न या वृक्षाकार प्रतिरूप का निर्माण करते हुए खंबात की खाड़ी में एक द्वीप बनाती है जिसका नाम है दोस्तों खदियावेट द्वीप। तो याद रखिएगा, खदियावेट द्वीप का निर्माण नर्मदा नदी खंबात की खाड़ी में करती है।
नर्मदा नदी को रिवर ऑफ प्लेजर, खुशी की नदी भी कहा जाता है। तीरे तीरे नर्मदा के रचनाकार जबलपुर निवासी अमृतलाल बेंगड़ को कहा जाता है। तो याद रखें दोस्तों, अमृतलाल बेंगड़ को नर्मदा पुत्र के नाम से जाना जाता है। अभी हाल ही में कुछ एग्जाम हुए हैं, उसमें ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। नर्मदा नदी के बहुत सारे नाम हैं, अनेक नामों से नर्मदा को जाना जाता है। टॉलमी ने नर्मदा को नामोदास कहा था। तो याद रखें दोस्तों, नामोदास टॉलमी के द्वारा ये नाम दिया गया है। रेवा भी कहा जाता था प्राचीन काल में। मैकल पर्वत से निकलती है, चूंकि इसे मैकल सुता कहा जाता है। इसे सोमा देवी भी कहा जाता है। और याद रखें दोस्तों, नर्मदा को शंकर नदी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। नर्मदा की जो सहायक नदियां हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, इसकी 41 सहायक नदियां हैं, जिसमें से 22 जो सहायक नदियां हैं वो बाईं ओर से आकर के मिलती हैं। बायां मतलब लेफ्ट साइड से सतपुड़ा पर्वत से आकर के मिलती हैं, जबकि 19 जो इसकी सहायक नदियां हैं वो दाईं ओर से आकर के मिलती हैं। दायां मतलब राइट साइड, विंध्याचल पर्वत से। तो कौन कौन सी नदियां हैं, वैसे तो मैंने अभी आपको बता दी, लेकिन आप देखें एक बार नर्मदा की जो सहायक नदियां हैं, यह है अमरकंटक, यहाँ से ये नर्मदा नदी का उद्गम हो रहा है। नर्मदा नदी याद रखें आप, पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी और मध्य प्रदेश की भी सबसे बड़ी नदी है, और भारत की लंबाई के आधार पर 5वीं सबसे बड़ी नदी है। दोस्तों, बंजर नदी, इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, एक बार हम फिर से देख लेते हैं। थावर नदी, शेर नदी, इसके अलावा शक्कर नदी, तवा नदी, छोटी नदी, शुक्ता नदी, कुंडा नदी, गोई नदी, ये सब बाईं ओर से मिलने वाली नदियां। अब हम देख लेते हैं दाईं ओर से, तो हिरण नदी राइट साइड से आकर के मिल रही है, बारना नदी, कोलार नदी, चोरल नदी, मान नदी। तो दोस्तों, ये थी नर्मदा की सहायक नदियां। तो आप याद रखें, कुल 41 सहायक नदियां हैं, जिसमें से 22 बाईं ओर से और 19 दाईं ओर से नर्मदा में आकर के मिलती हैं। और नर्मदा सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के बीच से होकर के बहती है। आगे चलते हैं, नर्मदा नदी की प्रमुख परियोजनाएं हम देखते हैं। तो दोस्तों, नर्मदा नदी पर बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, बहुत सारी परियोजनाएं हैं, आपको पता होना चाहिए। नर्मदा नदी पर जो सबसे बड़ा डैम है, सबसे बड़ी परियोजना है हमारे मध्य प्रदेश में। याद रखें दोस्तों, मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं, उसका नाम है इंदिरा सागर बांध। और ये जो इंदिरा सागर बांध है, ये खंडवा जिले की मानधाता में है। तो याद रखें, चूंकि इंदिरा गांधी ने ही इसका शिलान्यास किया था, इस परियोजना का 1984 में। और आपको पता होना चाहिए, कुछ दिनों बाद फिर 1984 में ही इंदिरा गांधी के अंगरक्षकों ने उनकी हत्या कर दी थी। इसके बाद दूसरी परियोजना है अवंतीबाई परियोजना, जबलपुर में है नर्मदा नदी पर। थावर परियोजना, ये मंडला में है। देजला देवड़ा परियोजना दोस्तों खरगोन में है। नर्मदा नदी पर ही महेश्वर, महेश्वर याद रखें खरगोन जिले में महेश्वर परियोजना। और मान परियोजना धार में है। और दोस्तों, नर्मदा नदी पर ही गुजरात के नर्मदा जिले में एक सबसे बड़ा डैम बनाया गया है। नर्मदा नदी पर सबसे बड़ा जो डैम है, सबसे बड़ा बांध है, वो है सरदार सरोवर बांध। तो याद रखें आप, सरदार सरोवर परियोजना, ये नर्मदा जिले में गुजरात राज्य में स्थित है। नर्मदा नदी पर बहुत सारे घाट हैं, आपको पता होना चाहिए। और ये घाट का अपना एक महत्व होता है, इनका सांस्कृतिक महत्व होता है, धार्मिक महत्व होता है। तो देखिए दोस्तों, नर्मदा नदी पर बहुत सारे घाट हैं। जैसे जबलपुर में जब पहुंचती है, तो जबलपुर में एक घाट मिलता है इस पर, इसका नाम है गौरी घाट, बहुत फेमस है ये। लोग इसे ग्वाली घाट के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा सेठानी घाट, ये होशंगाबाद में मिलेगा। जब ये नरसिंहपुर में आती है, तो नरसिंहपुर में एक बरमान घाट मिलता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, यहीं पर बरमान का मेला भी लगता है। इसके अलावा ये जब खरगोन जिले में जाती है, तो खरगोन में महेश्वर घाट है। इसे देवी अहिल्या घाट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये जो महेश्वर घाट है, इसका निर्माण देवी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। और याद रखें दोस्तों, इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये मध्य प्रदेश का सबसे लंबा नदी घाट है। नदियों पर स्थित सबसे लंबा नदी घाट कोई है, तो वो है महेश्वर घाट। और आपको एक बात और बता दें कि देवी अहिल्याबाई ने जब इंदौर में शासन किया था, मालवा में शासन किया था, तो महेश्वर उनकी राजधानी हुआ करती थी, जिसे माहिष्मती के नाम से जाना जाता था। आगे चलें, स्टैचू ऑफ यूनिटी आपने सुना ही होगा। गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर दुनिया की सबसे ऊंची सरदार पटेल की प्रतिमा, जिसे स्टैचू ऑफ यूनिटी कहा गया, इसका 31 अक्टूबर 2018 को अनावरण किया गया।
दोस्तों स्टेचू ऑफ यूनिटी की जो हाइट है वो है 182 मीटर, 182 मीटर। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। और इसके आर्किटेक्ट हैं, इसके वास्तुकार हैं राम सुतार। तो ये फैक्ट भी आप याद रखें, स्टेचू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार हैं राम सुतार। नर्मदा नदी पर सबसे ऊंचा जलप्रपात दोस्तों धुआंधार जलप्रपात है, और धुआंधार जलप्रपात जबलपुर में है। और आपको एक बात बता दें, ये जो धुआंधार जलप्रपात है इसकी जो हाइट है वह दोस्तों 15 मीटर। तो याद रखें आप, 15 मीटर इस धुआंधार जलप्रपात की हाइट है। इसके अलावा नर्मदा नदी का सबसे लंबा घाट महेश्वर घाट, अभी मैंने आपको बताया, जिसका निर्माण देवी अहिल्याबाई होलकर ने किया था। नेक्स्ट, इंदिरा सागर नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना। जबकि नर्मदा नदी पर सबसे बड़ी परियोजना गुजरात में सरदार सरोवर परियोजना है। तो ये जो लास्ट वाला जो फैक्ट है, इसमें जो दो बातें लिखी गई हैं दोस्तों, दोनों ही बातें अलग हैं। आगे चलते हैं, अब हम बात करेंगे नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर के बहती है। तो आपको पता ही होगा 15 जिलों से होकर के बहती है। वो जिले कौन कौन से हैं दोस्तों, तो देख लीजिए, ये नर्मदा नदी और इसमें मिलने वाले जो जिले हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो जिला मिलेगा वो है अनूपपुर, उसके बाद मिलेगा आपको डिंडोरी। फिर नर्मदा नदी आगे बढ़ती है, उसके बाद तीसरा जिला मिलेगा आपको मंडला। मंडला के बाद आगे बढ़ी जबलपुर, जबलपुर के बाद आगे बढ़ती है दोस्तों नरसिंहपुर, नरसिंहपुर के बाद रायसेन, रायसेन के बाद होशंगाबाद, फिर सीहोर, हरदा, देवास, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार, और सबसे लास्ट में मिलता है दोस्तों फिर अलीराजपुर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं चंबल नदी तंत्र की। चंबल नदी, आपको पता होना चाहिए, चंबल नदी मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, और ये उत्तर की ओर बहने वाली नदी है, जिसमें बहुत सारी सहायक नदियां आकर के मिलती हैं। कहाँ कहाँ मिलती हैं, कौन कौन से डैम है, परियोजना है, उन सभी चीजों पर बात करेंगे। तो दोस्तों चंबल नदी का उद्गम मऊ इंदौर जिले की जनापाव पहाड़ी से होता है, और चंबल नदी उत्तर की ओर बहती हुई ये राजस्थान में जाती है, और राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश में आकर के पुनः उत्तर प्रदेश में चले जाती है। और उत्तर प्रदेश में आपको पता होना चाहिए गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी, जिसका नाम है यमुना नदी, यमुना नदी में इटावा के निकट इसका संगम हो जाता है। तो चंबल नदी का उद्गम इंदौर जिले की मऊ तहसील के जनापाव पहाड़ी से होता है, और ये राजस्थान होते हुए पुनः मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है, और फिर उत्तर प्रदेश में इटावा के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इनकी सहायक नदियों की। तो चंबल की एक मुख्य सहायक नदी है जिसका नाम है शिवना नदी, और आपको मैं बता दूं, ये जो शिवना नदी है ये राजस्थान में चित्तौड़गढ़ से निकलती है दोस्तों। और इसी शिवना नदी के तट पर मध्य प्रदेश का एक शहर स्थित है जिसका नाम है मंदसौर। और आपको पता होना चाहिए, ये शिवना नदी मंदसौर में ही जाकर के चंबल नदी में मिल जाती है। इसके बाद इसकी दूसरी मुख्य सहायक नदी है जिसका नाम है क्षिप्रा नदी। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, क्षिप्रा को मालवा की गंगा के नाम से भी जाना जाता है, जिसका उद्गम इंदौर जिले की काकरी बर्डी पहाड़ी से होता है, और ये क्षिप्रा नदी भी मंदसौर जिले में जाकर के चंबल नदी से मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं, इसी क्षिप्रा नदी के तट पर महाकाल की नगरी उज्जैन स्थित है, जहां पर पता होना चाहिए आपको भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में से एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग स्थित है। तो महाकाल की जो नगरी है वो क्षिप्रा नदी के तट पर ही स्थित है, याद रखें। तीसरी जो इसकी मुख्य सहायक नदी है उसका नाम है काली सिंध नदी, और ये काली सिंध नदी भी दोस्तों मालवा में एक डिस्ट्रिक्ट है देवास, और देवास का एक गांव है बागली गांव, यहां से काली नदी का उद्गम होता है। और काली नदी मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान, और राजस्थान में जाकर के कोटा के निकट चंबल नदी में मिल जाती है। तो याद रखें, काली नदी का संगम चंबल में मध्य प्रदेश में नहीं होता, इसका संगम चंबल में राजस्थान में होता है दोस्तों। इसके अलावा इसकी एक और सहायक नदियां हैं जिसका नाम है पार्वती नदी, और ये जो पार्वती नदी है ये सीहोर जिले की आस्था तहसील से निकलती है, और ये इस तरीके से जाकर के ये भी कोटा के निकट राजस्थान में चंबल नदी से मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद एक सीप नदी जो श्योपुर जिले से निकलती है और उत्तर में जाकर के चंबल नदी से मिल जाती है। इसी सीप नदी पर दोस्तों एक डैम बना हुआ है जिसका नाम है बंजारा बांध। तो ये आप याद रखें, बंजारा डैम जो है वो सीप नदी पर स्थित है।
अरावली पर्वत से दोस्तों अरावली के पूर्व से एक नदी निकलती है जिसका नाम है बनास नदी, और इस तरीके से बनास नदी आकर के चंबल नदी में मिल जाती है। आपको एक बात बता दूं, जो बनास नदी है चंबल में जहां इसका संगम होता है वो मध्य प्रदेश में नहीं होता, बल्कि ये मध्य प्रदेश के बाहर होता है। जहां ये नदी आकर के मिलती है राजस्थान का एक जिला है जिसका नाम है सवाई माधोपुर, और इस संगम को त्रिवेणी संगम, रामेश्वर धाम त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 3 नदियों का संगम हो रहा है। रामेश्वर धाम त्रिवेणी संगम, सवाई माधोपुर, राजस्थान स्टेट। 3 कौन-कौन सी नदियां हैं? बनास नदी, बंजारा नदी और शीप नदी। इसलिए इसे त्रिवेणी संगम के नाम से जाना गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों इसकी एक और सहायक नदी है जो शिवपुरी के पठार से निकलती है, इसका नाम है कूनो नदी, और ये कूनो नदी भी आगे जाकर के चंबल नदी में मिल जाती है। और आपको पता होना चाहिए यही कूनो नदी है जो कूनो पालनपुर अभ्यारण्य से होकर के चलती है, और ये कूनो पालनपुर जहां पर अभी हाल ही में अफ्रीकन चीतों को ला करके पाला गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसी कूनो नदी के तट पर मध्य प्रदेश का एक जिला मुरैना शहर भी स्थित है। तो मुरैना आप याद रखें कूनो पर स्थित है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं चंबल नदी पर प्रोजेक्ट की। तो आप देखें चंबल नदी पर जो सबसे पहली परियोजना है चंबल नदी घाटी परियोजना। आपको पता होना चाहिए चंबल नदी घाटी परियोजना कब स्टार्ट की गई थी। तो 1953 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका शिलान्यास किया था चंबल नदी घाटी परियोजना का, जिस पर जो पहला बांध बनना प्रारंभ हुआ गांधी सागर बांध। और ये गांधी सागर बांध हमारे मंदसौर जिले में है दोस्तों। ये देखें ये आपको दिख रहा होगा, ये डैम है गांधी सागर बांध। तो ये याद रखें आप, ये मंदसौर जिले में है चंबल नदी पर। इस परियोजना के तहत 3 बड़े डैम बनाए गए हैं। गांधी सागर बांध के बाद दूसरा जो बड़ा डैम इस पर बनाया गया है, ये बनाया गया है राजस्थान में। राजस्थान, इसका नाम है राणा प्रताप सागर परियोजना। और ये जो राणा प्रताप सागर परियोजना है ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। इसके अलावा इसी नदी पर एक और डैम बनाया गया है जिसका नाम है जवाहर सागर बांध, और ये जो जवाहर सागर बांध है ये राजस्थान के कोटा जिले में बनाया गया है। और यहीं पर एक और डैम बनाया गया है जिसका नाम है कोटा बैराज बांध। तो दोस्तों ये आप याद रखें चंबल नदी पर कुछ परियोजनाएं हैं, गांधी सागर परियोजना, राणा प्रताप सागर परियोजना, जवाहर सागर परियोजना और कोटा बैराज परियोजना। चंबल पर बनने वाली सबसे पहली परियोजना है गांधी सागर परियोजना। तो ये आप याद रखें। और चंबल नदी घाटी परियोजना के तहत ये जितने भी डैम बने हैं ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है, संयुक्त परियोजना है। इसे भी आप याद रखिएगा दोस्तों। इसके अलावा अगर हम देखें इसी चंबल नदी पर, तो चंबल घड़ियाल केंद्र भी स्थित है। और ये जो चंबल घड़ियाल केंद्र है ये चंबल घड़ियाल केंद्र आपको मुरैना डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। तो ये था चंबल नदी तंत्र। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर हमने चंबल नदी से रिलेटेड जितने भी जो काम के फैक्ट थे जो एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं उसको कवर करने का प्रयास किया है। आगे चलते हैं। इसके बाद चंबल नदी के बारे में कुछ जो बातें जो मैंने आपको बताई और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं। चंबल नदी का ओरिजिन दोस्तों जैसा भी हमने देखा मऊ जनपद पहाड़ी से होता है। इसका मुहाना उत्तर प्रदेश में इटावा के निकट यमुना में मिल जाती है। चंबल नदी 3 स्टेट में बहने वाली नदी है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। चंबल नदी मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा बनाती है, याद रखें दोस्तों, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चंबल मध्य प्रदेश की केवल 320 किलोमीटर में बहती है। हमने इसकी लेंथ आपको बताई थी, लेकिन उसमें से केवल 320 किलोमीटर ही चंबल मध्य प्रदेश में बह रही है। चंबल नदी औ नली का प्रदान करती है। औ नली का प्रदान के द्वारा इसने विशाल बीहड़ों का निर्माण किया है जिसे रिवाइन लैंड के नाम से भी जाना जाता है। विशाल बीहड़ क्या होते हैं दोस्तों? जब नदी बहुत गहराई से अपनी तली को काटती है तो ऐसी अपनति और अभिनति के रूप में उच्चावच का निर्माण होता है। और ये जो उच्चावच होते हैं ये मिट्टी के ऊंचे उठे हुए टीले होते हैं, ये नीचे गर्त होता है, फिर ये मिट्टी के उठे हुए टीले होते हैं इस तरीके से। तो इन्हीं को बीहड़ कहा जाता है। पहले ये बीहड़ डाकुओं की शरण स्थली हुआ करते थे। ठीक है। तो नदियां कई तरीके का अपर्दन करती हैं, जैसे एक परत अपर्दन होता है, एक होता है अवनलिका अपर्दन और एक होता है असफाल अपर्दन, जिसमें ये दूसरी स्टेज है अवनलिका अपर्दन, जिसमें नदी अपनी तली को बहुत गहरा काट देती है जिसकी वजह से ऐसे विशाल बीहड़ों का निर्माण हुआ है जिसमें
मुरैना, श्योपुर, भिंड मध्य प्रदेश के ये वो जिले हैं जहां पर आपको बड़ी मात्रा में बीहड़ देखने को मिलेंगे। मध्य प्रदेश में बीहड़ में सर्वाधिक प्रभावित जिले दोस्तों ये दिया हुआ है नाम, श्योपुर, मुरैना, भिंड, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। चंबल की सहायक नदियां छिप्रा, अभी हमने देखा था काकरी बरडी पहाड़ी से निकलती हैं। काली सिंध ये बागली गांव देवास से निकलती है। कूनो नदी शिवपुरी के पठार से निकलती है। सीप नदी दोस्तों श्योपुर जिले से निकलती है, इसी नदी पर बंजारा बांध बनाया गया है। शिवना 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 नदी के तट पर मंदसौर स्थित है। पार्वती आष्टा मतलब सीहोर जिले की आष्टा तहसील से निकलती है दोस्तों पार्वती नदी। इसके अलावा बनास नदी, इसका उद्गम राजस्थान में अरावली पर्वत से होता है और ये आकर के चंबल नदी में मिल जाती है। कुछ इस तरीके से मैंने आपको मैप में दिखाने का प्रयास किया था चंबल नदी तंत्र। तो ये चंबल की सहायक नदियां हैं और उससे रिलेटेड जो काम के फैक्ट थे वो मैंने आपको यहाँ पर बताए। चंबल नदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और भी हैं जिस पर हम बात कर लेंगे। चंबल नदी पर राजस्थान का सबसे ऊंचा चुलिया जलप्रपात स्थित है दोस्तों। इस चुलिया जलप्रपात को ही भैंसरोगढ़ जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन ये याद रखें मध्य प्रदेश में नहीं है, ये राजस्थान की कोटा जिले में स्थित है। तो चुलिया जलप्रपात भैंसरोगढ़ नामक एक जगह पर स्थित है कोटा जिले में, इसलिए इसे भैंसरोगढ़ जलप्रपात भी कहते हैं। और ये जो चुलिया जलप्रपात है चंबल नदी पर स्थित सबसे बड़ा जलप्रपात है दोस्तों। इसकी हाइट है 18 मीटर 18 मीटर याद रखें। चंबल नदी का पुराना नाम चरमावती है, इसे चरमावती के नाम से जाना जाता है, इसे धर्मावती भी कहा जाता है, इसे रतिदेव भी कहा गया और इसका एक और नाम है कामधेनु। चंबल नदी में डॉल्फिन संरक्षण केंद्र स्थित है दोस्तों, याद रखें डॉल्फिन संरक्षण केंद्र, और मैंने आपको बता ही दिया कि वो किस जिले में है। चंबल नदी पर चंबल घड़ियाल केंद्र ये मुरैना के देवरी में स्थित है, मुरैना जिले में है दोस्तों चंबल घड़ियाल केंद्र। चंबल नदी में कछुओं की प्रजाति का भी संरक्षण किया जा रहा है और कूनो नदी पालनपुर कूनो अभ्यारण्य से होकर के जाती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। इसी चंबल नदी पर कुछ परियोजनाएं जैसे मैंने आपको बताया, तो गांधी सागर बांध मंदसौर जिले में है, राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में है और जवाहर सागर बांध राजस्थान के कोटा जिले में स्थित है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चंबल नदी के बाद अब हम किसी और नदी तंत्र की बात करते हैं और हमारे सामने आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे सोन नदी तंत्र। ये मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे लंबी नदी है दोस्तों। और ये देखिए इसका जो उद्गम होता है ये अनूपपुर जिले की पुष्पराजगढ़ तहसील के अमरकंटक से होता है और अमरकंटक में जहां से सोन नदी निकलती है उसे सोन कुंड के नाम से जाना जाता है। और इस तरीके से सोन नदी निकलकर पूर्व में बहते हुए आगे जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है और गंगा में ये पटना के निकट गंगा में सोन का मिलन होता है। तो दोस्तों ये जो सोन नदी है मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश के बाद बिहार और बिहार में पटना के निकट गंगा में इसका संगम होता है। दोस्तों इस सोन नदी पर कुछ डैम है जैसे बाण सागर परियोजना है जो बहुत इंपॉर्टेंट परियोजना है, आपको याद होना चाहिए। ये शहडोल में एक जगह है जिसका नाम है देवलोंद। तो शहडोल के देवलोंद में ये डैम बनाया गया है, बाण सागर परियोजना याद रखें सोन नदी पर है। इसके अलावा सोन घड़ियाल केंद्र ये भी सोन नदी पर ही स्थित है। तो ये दो फैक्ट आप याद रखिएगा, बाण सागर परियोजना और सोन घड़ियाल केंद्र। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं सोन की सहायक नदियों की। तो सोन की कुछ सहायक नदियां हैं जैसे जोहिला नदी, ये भी अमरकंटक से ही, अमरकंटक में एक जगह है ज्वालेश्वर, यहाँ से जोहिला नदी का उद्गम होता है और ये आगे जाकर के सोन नदी में मिल जाती है। दोस्तों सोन नदी में जहां पर जोहिला का संगम होता है उस जिले का नाम है उमरिया। तो याद रखिए उमरिया में जोहिला सोन नदी में मिल जाती है। इसके अलावा इसकी एक और सहायक नदी है जो कटनी जिले से निकलती है, इसका नाम है जारवाही नदी। तो जारवाही नदी का उद्गम, इसका ओरिजिन कटनी से होता है और ये भी सोन में जाकर के इस तरीके से मिल जाती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की एक डिस्ट्रिक्ट है कोरिया, यहाँ से एक और नदी निकलती है जिसका नाम है बनास नदी। तो याद रखें बनास नदी का उद्गम कोरिया छत्तीसगढ़ से होता है और ये मध्य प्रदेश में आकर के बनास नदी सोन नदी में मिल जाती है। दोस्तों कंफ्यूज मत होइएगा, अभी हमने देखा था चंबल नदी तंत्र में अरावली पर्वत से भी आकर के एक नदी मिली थी, अरावली के पूर्व से निकलने वाली नदी जिसका नाम था बनास नदी। और ये बनास नदी चंबल की सहायक नदी है, जबकि एक और बनास नदी है जो छत्तीसगढ़ की कोरिया डिस्ट्रिक्ट से निकलती है जो सोन की सहायक नदी है। तो इस फैक्ट को याद रखें और ये बनास नदी शहडोल में आकर के सोन नदी में मिल जाती है। सोन की एक और सहायक नदी है दोस्तों, ये भी छत्तीसगढ़ की कोरिया डिस्ट्रिक्ट से निकलती है जिसका नाम है गोपत नदी। और इस तरीके से गोपत नदी
मध्य प्रदेश में आकर के सोन नदी में मिल जाती है। तो दोस्तों याद रखें आप, मध्य प्रदेश की सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में इस गोपत नदी का संगम होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आप चाहें तो इन्हें नोट कर सकते हैं, आप चाहें तो पूरे के पूरे नदी तंत्र का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा सोन की एक और लंबी सहायक नदी है, काफी दूर से चल करके आती है, रिहंद नदी। ये छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर, दोस्तों अंबिकापुर छत्तीसगढ़ के सरगुजा डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ से रिहंद नदी का उद्गम होता है और ये आगे जाकर के उत्तर प्रदेश में सोन नदी से मिल जाती है। तो दोस्तों रिहंद नदी मध्य प्रदेश में नहीं बहती है, याद रखें। बहुत सी किताबों में रिहंद नदी को मध्य प्रदेश में बता दिया गया है, जो बिल्कुल गलत है। तो याद रखें, अपडेट रहें। और ये जो रिहंद नदी है छत्तीसगढ़ से निकलती है, सोन की मुख्य सहायक नदी है और ये उत्तर प्रदेश में सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में आकर के सोन नदी में मिल जाती है। और इसी रिहंद नदी पर एक परियोजना है जिसका नाम है गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना, या इसे गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों ये थी सोन नदी तंत्र और सोन में पड़ने वाले बांध और उसकी जो सहायक नदियां हैं उनकी हमने बात की। तो सहायक नदियों में हमने देखा जोहिला नदी, जरवाही नदी, गोपद नदी और रिहंद नदी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब सोन की कुछ डिटेल यहाँ पर जो मैंने आपको बताई और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट दिए हुए हैं उसको हम देख लेते हैं। तो सोन का ओरिजिन, उद्गम, दोस्तों ये मैकाल पर्वत से होता है। तो मैकाल में अमरकंटक, और ये हमने देख लिया पुष्पराज तहसील के अनूपपुर जिले में स्थित है। सोन नदी अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, कटनी और सीधी जिलों में बहती है। दोस्तों ये इनका सीक्वेंस है सोन नदी का, कहाँ से कहाँ ये बहती है। तो अनूपपुर के बाद जाती है शहडोल में, फिर उमरिया में, फिर कटनी में और उसके बाद सीधी में और उसके बाद फिर ये यूपी में प्रवेश कर जाती है। इसका जो मुहाना है सोन नदी का, सोन नदी मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश से होते हुए बिहार में पटना के निकट गंगा नदी में मिल जाती है, जिसकी कुछ कुल लेंथ 780 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदी अभी हमने देखी जोहिला नदी, बनास, गोपद, जारवाही और रिहंद मुख्य सहायक नदियां हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। सोन नदी पर सोन घड़ियाल केंद्र स्थित है, अभी हमने देखा। इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, सासे सोन घड़ियाल केंद्र ऐसे याद रखिए आप। बाण सागर परियोजना शहडोल के देवलोंद में स्थित है। और ये जो बाण सागर परियोजना है, चूंकि नदी 3 स्टेट में बहती है तो 3 स्टेट की ये का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है, संयुक्त परियोजना है, याद रखें, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश। सोन नदी की सहायक नदी रिहंद नदी पर वल्लभ पंत सागर बांध बनाया गया है जो उत्तर प्रदेश में है। आगे चलते हैं दोस्तों, सोन नदी के बाद अगला नदी तंत्र है, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, और ये जो नदी तंत्र है इसका नाम है ताप्ती नदी तंत्र। मध्य प्रदेश की ऐसी नदी जो पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो दोस्तों ये आप देख रहे होंगे एक पर्वत है जिसका नाम है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, और इसी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से इस ताप्ती नदी का ओरिजिन होता है। सतपुड़ा पर्वत पर एक जिला है बैतूल, बैतूल का पठार, और बैतूल में एक जगह है मुल्ताई, यहाँ से ताप्ती नदी निकली और इस तरीके से ये ताप्ती नदी महाराष्ट्र और गुजरात के बाद खंबात की खाड़ी में जाकर के अरब ओशियन में मिल जाती है। दोस्तों ये जो ताप्ती नदी है, ताप्ती नदी के तट पर कुछ शहर स्थित हैं, जैसे आपको पता होना चाहिए बुरहानपुर, बुरहानपुर जो डिस्ट्रिक्ट है जिसे खानदेश के नाम से भी पहले जाना जाता था, ये वही बुरहानपुर है जहां सिरगढ़ का किला स्थित है। ये शहर ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों ताप्ती की एक मुख्य सहायक नदी है जिसका नाम है पूर्णा नदी, और ये जो पूर्णा नदी है बैतूल से निकल करके ताप्ती नदी में मिल जाती है। ताप्ती नदी की उत्तरी सीमा बनाने वाला पर्वत है सतपुड़ा पर्वत, और दोस्तों इसकी दक्षिणी सीमा बनाने वाला पर्वत है अजंता पर्वत। तो याद रखें आप, सतपुड़ा और अजंता ये दोनों पर्वत के बीच से होकर के ताप्ती नदी पश्चिम की ओर बहती है। आगे चलते हैं, इसी अजंता पर्वत से महाराष्ट्र से एक नदी निकलती है दोस्तों जिसका नाम है गिरना नदी, और ये गिरना नदी महाराष्ट्र में जाकर के ही ताप्ती में मिल जाती है। इसके अलावा इसकी एक और सहायक नदी है जिसका नाम है बोरी नदी, जो उस्मानाबाद से निकल करके महाराष्ट्र में ताप्ती नदी में मिल जाती है। दोस्तों एक हमने शहर देखा था मध्य प्रदेश में बुरहानपुर, जबकि महाराष्ट्र में जो भुसावल शहर है वो ताप्ती नदी के तट पर ही स्थित है। इसकी एक और सहायक नदी है जिसका नाम है पांझरा नदी, जो नासिक से निकलती है और महाराष्ट्र में जाकर के ही ताप्ती नदी से मिल जाती है। इसी ताप्ती नदी पर दोस्तों महाराष्ट्र में एक बांध है जिसका नाम है हटनूर बांध, या हटनूर डैम के नाम से भी जाना जाता है, बहुत फेमस डैम है।
तो याद रखें आप हटनूर डैम या हटनूर परियोजना ये महाराष्ट्र में है ताप्ती नदी पर। इसके अलावा ये नदी जब आगे बढ़ती है गुजरात में जाती है, तो गुजरात में इसी ताप्ती नदी पर एक परियोजना है जिसका नाम है उकाई परियोजना, और उसके बाद एक और परियोजना मिलेगी जिसका नाम है दोस्तों काकरापारा परियोजना। तो याद रखें उकाई परियोजना और काकरापारा परियोजना ये दोनों ही परियोजना जो हैं वो गुजरात की परियोजना है जो ताप्ती नदी पर स्थित हैं। और दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये कि मध्य प्रदेश में बुरहानपुर, जबकि भुसावल महाराष्ट्र में और सूरत गुजरात के ये तीनों ही शहर ताप्ती नदी के तट पर स्थित हैं। तो इस तरीके से ये हमने ताप्ती नदी तंत्र देखा और ताप्ती पर मिलने वाले डैम और उसके तट पर बसे हुए शहरों की हमने बात की। आप चाहें दोस्तों तो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब हम आगे बढ़ते हैं। ताप्ती की डिटेल यहाँ पर आपको दी हुई है। ओरिजिन ताप्ती का बैतूल जिले में मुल्ताई से होता है। बैतूल के पठार से, याद रखें पठारी क्षेत्र है, और वहां से निकल करके ये खंडवा बुरहानपुर जिले में बहती है और खंडवा बुरहानपुर में बहते हुए सीधे महाराष्ट्र में प्रवेश कर जाती है और उसके बाद फिर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की ये सीमा भी बनाती है। इसका मुहाना कहाँ है दोस्तों? तो ताप्ती नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से होते हुए खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ताप्ती नदी की कुल लंबाई 724 किलोमीटर है, 724 किलोमीटर है। ये मध्य प्रदेश की दोस्तों चौथी सबसे लंबी नदी है। इसकी कुछ सहायक नदियां जिसकी अभी हमने बात की, पूर्णा नदी है, अमरावती नदी है, गिरना नदी है, बोरी नदी है और पांजरा नदी है, जिसको हमने अभी थोड़ी देर पहले इस मैप में देखा। तो दोस्तों ये दिख रही होंगी इसकी सहायक नदियां, जिसमें से केवल पूर्णा ही नदी जो है सहायक नदी, जो मध्य प्रदेश के बैतूल से निकल करके मध्य प्रदेश में ही ये मिल जाती है। बाकी जितने भी सहायक नदी है इसकी, गिरना, बोरी, पांजरा, ये सारी नदियां जो है वो महाराष्ट्र में इससे मिलती हैं। आगे चलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर दिए हुए हैं। ताप्ती नदी पश्चिम में बहने वाली भारत की दूसरी बड़ी नदी है जो एक भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। तो नर्मदा और ताप्ती दोनों ही नदियां भ्रंश घाटी से बहती हैं। दोस्तों यहाँ एक फैक्ट याद रखें, जब इस भ्रंश घाटी का निर्माण नहीं हुआ था उस समय, उससे पहले जो नर्मदा नदी और ये जो ताप्ती नदी थी ये उत्तर की ओर बहा करती थी। तो भ्रंश घाटी बनने से जो स्लोप है वो पश्चिम की ओर मिल गया, इसलिए ये पूर्व से पश्चिम में बहने वाली ताप्ती दूसरी सबसे बड़ी नदी बन गई। ताप्ती नदी नर्मदा के समानांतर सतपुड़ा पर्वत और अजंता पर्वत के बीच बहती है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई एग्जाम में क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। सतपुड़ा और अजंता के बीच से बहने वाली नदी कौन सी है? तो वो ताप्ती नदी है। ताप्ती नदी के किनारे बुरहानपुर मध्य प्रदेश में, भुसावल महाराष्ट्र में, सूरत गुजरात में स्थित है। ताप्ती नदी का प्राचीन नाम सूर्यपुत्री है। दोस्तों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सूरत बंदरगाह और स्वाली बंदरगाह ताप्ती नदी पर ही गुजरात में स्थित है। आगे चलते हैं। ताप्ती नदी पर कुछ प्रोजेक्ट हैं, जैसे पारसडो बांध, ये बैतूल जिले में है। दोस्तों याद रखें, पारसडो बांध ये ताप्ती नदी पर बैतूल में है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हटनूर डैम महाराष्ट्र में है, उकाई परियोजना गुजरात में है और काकरापारा परियोजना भी इसी नदी पर गुजरात में है। चलिए अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के किसी और नदी तंत्र की। तो हमारे सामने है बेतवा नदी तंत्र। तो ये आप देख रहे होंगे दोस्तों मध्य प्रदेश के मैप में बेतवा नदी, और इस बेतवा नदी का जो उद्गम होता है ये रायसेन जिले की कुमरा गांव पहाड़ी से, कुमरा गांव एक जगह है रायसेन जिले में, यहाँ से बेतवा नदी का उद्गम होता है। और इस तरीके से बेतवा नदी मध्य प्रदेश होते हुए उत्तर प्रदेश और फिर पुनः मध्य प्रदेश और फिर पुनः उत्तर प्रदेश में जाकर के गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना से हमीरपुर में मिल जाती है। तो दोस्तों ये देखा आपने, जो बेतवा नदी है ये रायसेन के कुमरा गांव से निकलती है और उसके बाद उत्तर प्रदेश में हमीरपुर के निकट यमुना नदी में इसका मिलन हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं बेतवा की कुछ सहायक नदियों की। तो बेतवा की जो मुख्य सहायक नदियां हैं उसमें एक नदी है बीना नदी। तो दोस्तों याद रखें, जो बीना नदी है ये रायसेन जिले से निकलती है। और आपको एक बात बता दें, इसी बीना नदी के तट पर मध्य प्रदेश का एक प्राचीन नगर भी स्थित है जिसका नाम है एरण, जहां से सती प्रथा के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। चलिए, बीना नदी का संगम बेतवा में विदिशा में होता है। याद रखें इस फैक्ट को, बीना बेतवा में कहाँ मिलती है, क्योंकि एग्जाम में आपसे पीबी या एमपीपीएससी, व्यापम, जितने भी एग्जाम आप देंगे तो यहाँ से छोटे छोटे प्रश्न आपसे डेप्थ में जाकर के क्वेश्चन आपसे किए जाते हैं, तो आप करने की कंडीशन में रहेंगे। हमने इस बात का पूरा ख्याल रखा है।
तो दोस्तों जो बीना नदी है वो विदिशा में मिलती है बेतवा में। इसके बाद इसकी कुछ और सहायक नदियां हैं जैसे धसान नदी, ये भी रायसेन जिले से इसका ओरिजिन होता है और ये उत्तर प्रदेश में जाकर के ललितपुर के निकट बेतवा में मिल जाती है। धशान के बाद इसकी एक और सहायक नदी है जामनी नदी, इसका ओरिजिन भी सागर से होता है, जो बेतवा की ही सहायक नदी है, जो मध्य प्रदेश में निवाड़ी के पास बेतवा में मिल जाती है। तो दोस्तों ये ओरछा ओरछा में इसका मिलन होता है, याद रखें आप, जामनी नदी का बेतवा में। तो ये कुछ इसकी सहायक नदी थी, बेतवा, धसान और जामनी नदी। इसके बाद आप देखेंगे ये जो बेतवा नदी है, बेतवा नदी के तट पर कुछ नगर बसे हुए हैं, जिसमें से एक नगर है भोजपुर। याद रखें दोस्तों, इसे मध्य भारत का सोमनाथ भी कहा जाता है भोजपुर को। और ये जो भोजपुर है ये रायसेन जिले में स्थित है। इसके अलावा भोजपुर से आगे आपको मिलेगा इसी नदी पर विदिशा, और इसी बेतवा नदी पर ओरछा भी स्थित है। ओरछा जो एक निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट की एक तहसील भी है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ओरछा निवाड़ी जिले में है। ये तीनों ही शहर भोजपुर, विदिशा, ओरछा, ये बेतवा नदी के तट पर स्थित है। इसी बेतवा नदी के तट पर एक डैम स्थित है, एक बांध है, एक परियोजना है जिसका नाम है सम्राट अशोक सागर परियोजना। तो सम्राट अशोक सागर परियोजना है। इसके अलावा इसी बेतवा नदी पर एक शहर भी है जिसका नाम है दोस्तों चंदेरी। तो याद रखें आप, चंदेरी जो साड़ियों के लिए फेमस है। चंदेरी का एक युद्ध हुआ था मेदिनी रॉय वर्सेस बाबर के बीच में, तो आपको पता होना चाहिए मेदिनी रॉय एक राजपूत शासक थे। तो चंदेरी जो है वो साड़ी के लिए और इस युद्ध के लिए फेमस है, जो बेतवा नदी के तट पर ही स्थित है। इसके अलावा इसी बेतवा नदी के तट पर एक परियोजना है दोस्तों जिसका नाम है राजघाट परियोजना। तो याद रखें, राजघाट परियोजना भी यहीं पर है। इसके अलावा इसी बेतवा नदी पर एक और परियोजना है जिसका नाम है माता टीला परियोजना। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 3 परियोजना देख ली बेतवा नदी पर। देखिए स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा, ये डैम बने हुए हैं, अलग कलर से उसको डैम को दिखाया हुआ है। सम्राट अशोक सागर परियोजना, राजघाट परियोजना और माता टीला परियोजना। अगर हम शहर की बात करें तो भोजपुर शहर, विदिशा, चंदेरी, ओरछा, ये सारे के सारे जो शहर हैं वो बेतवा नदी के तट पर स्थित हैं। अब हम बात करते हैं बेतवा नदी के बारे में, कुछ फैक्ट, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पर आपको स्लाइड में दिख रहा होगा। बेतवा के ओरिजिन की बात करें तो बुंदेलखंड की जीवन रेखा, बुंदेलखंड की लाइफलाइन कही जाने वाली बेतवा का उद्गम रायसेन के कुमरा गांव पहाड़ी से होता है, जो विदिशा, रायसेन से निकल करके विदिशा में जाती है। विदिशा के बाद अशोकनगर में, अशोकनगर के बाद दोस्तों ये ललितपुर चले जाती है। ललितपुर याद रखें उत्तर प्रदेश में है। ललितपुर के बाद दोस्तों बेतवा नदी पुनः मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में आ जाती है। उसके बाद ये सॉरी शिवपुरी से ललितपुर में जाती है, ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है। शिवपुरी से ललितपुर में जाएगी। ललितपुर यूपी का डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद फिर निवाड़ी में जाती है, और निवाड़ी आपको पता ही है जो टीकमगढ़ से निकाल के 2018 में निवाड़ी जिला बनाया गया है। और अभी आपको पता होगा दोस्तों मध्य प्रदेश में एक 53वां जिला भी बन गया है जिसका नाम है मऊगंज। तो रीवा से अलग करके मऊगंज को बनाया गया है। कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि इस मऊगंज डिस्ट्रिक्ट में कुल कितनी तहसीलें हैं, हम आपका वेट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेतवा नदी, इसका जो मुहाना है दोस्तों बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना में मिल जाती है। तो यमुना की सहायक नदी है बेतवा, और बेतवा की कुछ सहायक नदियां हैं जिसमें बीना है, धसान है और जामनी नदी है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, बाणभट्ट ने कादम्बरी और कालिदास ने मेघदूत में बेतवा नदी का वर्णन किया है। तो बाणभट्ट की एक बुक है कादम्बरी, और कालिदास की रचना है मेघदूत, जिसमें बेतवा नदी का उल्लेख मिलता है। बेतवा नदी के तट पर दोस्तों भोजपुर, सांची, विदिशा, चंदेरी, ओरछा, ये सारे नगर स्थित हैं। और आपको पता होना चाहिए विदिशा का बेस नगर, सांची, भोजपुर, ये वो नगर हैं जिसको महान सम्राट अशोक के द्वारा बसाया गया था। इन शहरों को अशोक ने बनाया था। बेतवा को प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा के नाम से जानते हैं। प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा को कहा जाता है। बीना नदी के किनारे आगासोद गांव में बीना तेल रिफाइनरी दोस्तों ओमान के सहयोग से लगाई गई है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। तो ये आगासोद गांव जो है ये सागर डिस्ट्रिक्ट में है, याद रखें आप। बीना नदी के किनारे ही एरण, ये जो एक प्राचीन स्थल है, इस एरण को भी सम्राट अशोक ने बसाया था।
याद रखें इस फैक्ट को। और ये जो एरण है सागर जिले में स्थित है। यहीं से हमें सती प्रथा के साक्ष्य भी मिलते हैं। आगे चलते हैं, बेतवा नदी की कुछ परियोजना देख लेते हैं। तो दोस्तों सम्राट अशोक सागर परियोजना ये इसी बेतवा नदी पर स्थित है। इसके अलावा राजघाट परियोजना जिसका दूसरा नाम रानी लक्ष्मीबाई परियोजना भी है, ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इसके अलावा माता टीला परियोजना ये भी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ये तीनों ही परियोजना बेतवा नदी पर स्थित है। तो सम्राट अशोक सागर विदिशा डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों, याद रखें। बाकी दो परियोजना दो दो स्टेट की का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। नोट, भालकुंड या राहतगढ़ जलप्रपात बीना नदी पर सागर जिले में स्थित है। तो दोस्तों याद रखें, भालकुंड या राहतगढ़ जलप्रपात एक ही जलप्रपात है। उसे भालकुंड भी कहा जाता है, उसे राहतगढ़ भी कहा जाता है। ये जलप्रपात बीना नदी पर सागर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो मुझे लगता है ये आपको याद रहेगा। बेतवा नदी सबसे ज्यादा विदिशा जिले में बहती है। अभी कुछ एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, बेतवा मध्य प्रदेश की किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा बहती है, तो वो विदिशा जिला है दोस्तों, याद रखें। हालांकि इसका ओरिजिन रायसेन डिस्ट्रिक्ट से होता है। तो आप इस तरीके से भी चीजों को प्रिपेयर करें और इसके लिए आप तैयार रहें। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के अगले नदी तंत्र की, और ये आपके स्क्रीन के सामने है बैनगंगा नदी तंत्र, आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन में। और ये है मध्य प्रदेश का मैप जिसमें हमने दिखा दिया बैनगंगा नदी को। बैनगंगा नदी का जो ओरिजिन है वो सिवनी जिले में गोपालगंज के मुंडारा से होता है। तो बैनगंगा नदी कहाँ से निकल रही है दोस्तों? सिवनी जिले की एक तहसील है गोपालगंज, उसमें वहाँ एक जगह है जिसका नाम है मुंडारा। यहाँ से बैनगंगा नदी का उद्गम होता है और ये सिवनी से होते हुए बालाघाट, तो याद रखें बालाघाट में सबसे ज्यादा बहती है और महाराष्ट्र में चले जाती है। और महाराष्ट्र में जब जाती है तो इस नदी में बैतूल जिले की कालीभीत पहाड़ी से निकलने वाली एक नदी जिसका नाम है दोस्तों वर्धा नदी, और ये इस तरीके से वर्धा नदी महाराष्ट्र में आकर के बैनगंगा नदी में मिल जाती है। तो ये आपने देखा बैनगंगा की सहायक नदी है वर्धा नदी, और दोनों का जो मिलन होता है दोस्तों ये नागपुर के पास कामठी एक जगह है। तो कामठी के किनारे वर्धा और बैनगंगा दोनों ही नदियां आपस में मिल जाती हैं। और दोस्तों जहां ये मिलती हैं उस जगह पर उस जगह से एक नई नदी का ओरिजिन होता है दोनों के मिलने से, दोनों की संयुक्त धारा से, जिसका नाम है दोस्तों प्राणहिता नदी। तो याद रखें ये जो प्राणहिता नदी है ये वर्धा और बैनगंगा नदी के आपस में मिलने से बनती हैं। और ये प्राणहिता नदी आगे जाकर के दक्षिण भारत की प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जिसका नाम है गोदावरी, इस गोदावरी में जाकर के मिल जाती है और गोदावरी नदी बे ऑफ बंगाल में जाकर के गिर जाती है। तो दोस्तों ये आपने देखा बैनगंगा का उद्गम सिवनी के गोपालगंज तहसील से हो रहा है, और बैतूल की कालीभीत पहाड़ी से निकलने वाली वर्धा नदी नागपुर के पास दोनों का मिलन होता है और वहां से बन जाती है प्राणहिता। प्राणहिता आगे जाकर के गोदावरी में मिल जाती है और गोदावरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। चलिए दोस्तों अब बैनगंगा नदी के बारे में और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखें इस बैनगंगा नदी पर एक डैम बना हुआ है, इसका नाम है भीमगढ़ डैम या भीमगढ़ बांध। दोस्तों ये जो भीमगढ़ बांध है ये सिवनी जिले के छपारा तहसील में है, याद रखें सिवनी डिस्ट्रिक्ट की छपारा तहसील में आता है भीमगढ़ बांध। इसके बाद इसी बैनगंगा नदी पर बालाघाट शहर भी स्थित है दोस्तों। बालाघाट के निकट से ही होकर के ये बैनगंगा जो है बहती है और बालाघाट जिले में सबसे ज्यादा बहती है, याद रखिएगा आप। इस तरीके से प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं। इसकी एक मुख्य सहायक नदी है दोस्तों जिसका नाम है बावनथड़ी नदी, और ये जो बावनथड़ी नदी है ये याद रखें ये छत्तीसगढ़ से निकल करके आती है और ये बावनथड़ी नदी बैनगंगा नदी में मिल जाती है। इसी बावनथड़ी नदी पर बालाघाट जिले की कटंगी तहसील में एक बांध बना हुआ है, एक डैम है जिसका नाम है राजीव सागर परियोजना। तो दोस्तों सिवनी के छपारा में जो भीमगढ़ डैम है इसको संजय सरोवर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है, ये याद रखें आप संजय सरोवर परियोजना। और बालाघाट जिले में बावनथड़ी नदी पर बैनगंगा की जो सहायक नदी है राजीव सागर परियोजना स्थित है। आगे चलते हैं। इसके बाद इसकी एक मुख्य सहायक नदी जिसका ओरिजिन सौंसर से होता है। सौंसर छिंदवाड़ा जिले की एक तहसील है दोस्तों,
और इस सौंसर से जिस नदी का ओरिजिन हो रहा है इसका नाम है कन्हान नदी, और इस तरीके से कन्हान नदी आगे बढ़कर ये बैनगंगा में मिल जाती है। तो ये भी महाराष्ट्र के निकट मतलब नागपुर के निकट कन्हान नदी बैनगंगा में मिलती है। उसके बाद छिंदवाड़े की ही एक तहसील है जुन्नारदेव। जुन्नारदेव से एक मुख्य सहायक नदी का ओरिजिन होता है जिसका नाम है दोस्तों पेंच नदी। और ये जो पेंच नदी है आपको बता दें ये छिंदवाड़े के जुन्नारदेव तहसील से निकल करके कन्हान नदी में ये मिल जाती है। तो दोस्तों पेंच और कन्हान इस दोनों नदी का जो संगम होता है, दोनों का जो मिलन होता है वो भी महाराष्ट्र में ही होता है। क्लियर? तो याद रखें पेंच डायरेक्ट बैनगंगा में नहीं मिलती, बल्कि पेंच मिलती है कन्हान नदी में, कन्हान जाकर के मिलती है बैनगंगा में, और वर्धा जाकर के प्राणहिता के निकट ये बैनगंगा में मिलती है, और वहीं से एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है प्राणहिता, और ये जाकर के गोदावरी नदी में मिल जाती है। तो दोस्तों इस तरीके से ये हमने देखा बैनगंगा नदी तंत्र, और बैनगंगा पर पड़ने वाले जितने भी जो डैम हैं जहां जहां से इसकी सहायक नदियों का ओरिजिन हो रहा है, ये सारे फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलते हैं बैनगंगा के बारे में कुछ फैक्ट जो यहाँ पर दिए हुए हैं। इसका उद्गम गोपालगंज के मुंडारा गांव सिवनी जिले से होता है। ये बालाघाट जिले में सबसे ज्यादा बहती है, बालाघाट के बाद ये महाराष्ट्र में चली जाती है, याद रखें। मोहना बैनगंगा नदी महाराष्ट्र जिले में प्राणहिता नामक स्थान पर प्राणहिता नदी में मिल जाती है, और प्राणहिता आगे जलकर गोदावरी में मिल जाती है। सहायक नदियां दोस्तों वर्धा है, कन्हान है, पेंच और बावनथड़ी। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, पुराणों में बैनगंगा को बेवा और वैया कहा गया है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखें। पुराणों की रचना अंतिम रूप में गुप्तों के समय हुई थी, गुप्तों के शासनकाल में हुई थी। गुप्त जिनके शासनकाल को, जिसमें खासकर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है, उसी समय पुराणों की अंतिम रूप से रचना की गई थी। तो याद रखें पुराणों में बैनगंगा को बैवा और वैया भी कहा गया है। मध्य प्रदेश की पहली नहर परियोजना बैनगंगा नहर परियोजना है, जिसका निर्माण दोस्तों 1923 में किया गया था। बालाघाट शहर और गर्रा गर्रा बालाघाट के निकट ही है दोस्तों, वहां से 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर है गर्रा। तो गर्रा बैनगंगा नदी के किनारे ही स्थित है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रोजेक्ट हैं, कुछ परियोजना है इस नदी पर, जैसे संजय सरोवर परियोजना है, जिसे हमने भीमगढ़ डैम भी कहा। भीमगढ़ परियोजना तो बैनगंगा नदी पर ही है, सिवनी जिले में छपारा में ये स्थित है। इसके अलावा ढूटी बांध भी कहा जाता है दोस्तों, या ढूटी बांध भी बोला जाता है इसे। ये भी बैनगंगा नदी पर लामता के निकट बालाघाट जिले में स्थित है। राजीव सागर परियोजना ये बावनथड़ी नदी पर कटंगी, बालाघाट की एक तहसील है कटंगी, तो बालाघाट की कटंगी में स्थित है, तो याद रखें इस फैक्ट को भी। इसके अलावा माचागोरा डैम या माचागोरा बांध ये पेंच नदी पर छिंदवाड़े जिले में स्थित है, और छिंदवाड़े जिले की जो तहसील है वो चौरई चौरई आती है। चौरई में एक गांव था माचागोरा, वहीं पर यह डैम बनाया गया है। और कन्हान प्रोजेक्ट आपको पता होना चाहिए, जो प्रोजेक्टेड है, अभी प्रस्तावित है, अभी बना नहीं है। तो कन्हान नदी पर छिंदवाड़े जिले में ये प्रोजेक्ट अभी प्रस्तावित है, जिस पर बहुत सारे बांध बनने वाले हैं। तो दोस्तों ये कुछ परियोजनाएं हमने देखी बैनगंगा नदी पर। संजय सरोवर परियोजना या भीमगढ़ बांध, ढूटी बांध, राजीव सागर परियोजना, माचागोरा बांध और कन्हान प्रोजेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं अब माही नदी तंत्र की। और ये आप देख रहे होंगे मध्य प्रदेश के मैप में माही नदी का जो ओरिजिन है वो विंध्याचल पर्वत में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है धार जिला। धार जिले से माही नदी का ओरिजिन होता है, और इस तरीके से माही नदी मध्य प्रदेश से निकल करके राजस्थान, और राजस्थान के बाद पुनः ये गुजरात में जाकर के ये खंबात की खाड़ी में मिल जाती है दोस्तों। तो ये 3 राज्यों में बहने वाली नदी है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। इस माही नदी पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है जिसका नाम है जमनालाल बजाज परियोजना। ये राजस्थान की परियोजना है, याद रखें आप, जमनालाल बजाज परियोजना। इसके अलावा गुजरात में भी एक परियोजना है जिसका नाम है वनाग बौरी बांध, वनाग बौरी प्रोजेक्ट भी इसे कहा जाता है, जो गुजरात जिले में स्थित है। दोस्तों इसकी सहायक नदियों की बात कर ले हम, तो झाबुआ जिले से माही की एक मुख्य सहायक नदी निकलती है जिसका नाम है अनास, और अनास इस तरीके से निकल करके राजस्थान में जाकर के माही में मिल जाती है। तो अनास का उद्गम दोस्तों याद रखें झाबुआ से होता है। इसके अलावा एक और सहायक नदी है जिसका नाम है जाखम नदी। ये राजस्थान में प्रतापगढ़ जिले से निकल कर के माही में मिल जाती है।
राजस्थान में ही इसका संगम हो जाता है। इसके अलावा एक और नदी है जिसका उद्गम राजस्थान की उदयपुर जिले से होता है, सोम नदी। और इस तरीके से सोम नदी आकर के ये भी माही नदी में राजस्थान में मिल जाती है। तो दोस्तों, सोम नदी, जाखम नदी और माही नदी, ये तीन नदियों का संगम राजस्थान में एक जगह पर होता है और इस जगह का नाम है त्रिवेणी संगम और ये राजस्थान के डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। तो याद रखें, त्रिवेणी संगम में माही नदी, सोम नदी और जाखम नदी मिलती हैं जो डूंगरपुर जिले का हिस्सा है। तो ये देखा दोस्तों हमने माही नदी। अच्छा, और याद रखें आप, इसी माही नदी के बारे में मैंने एक आपको फैक्ट बताया था और वो ये कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा जो है वो हमारे मध्य प्रदेश के बीचों बीच से होकर के जाती है। और ये जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा को एक बार आपने देखा, ये माही नदी जब निकल करके धार जिले से ऊपर की ओर गई, तो ऊपर की ओर गई तो यहाँ पर एक बार काटा माही नदी को, माही नदी ने कर्क रेखा को, और यहाँ पर दूसरी बार, है ना। तो इस तरीके से जो माही नदी है, ये आप याद रखें भारत की ऐसी नदी है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को या कर्क रेखा को दो बार काटती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, माही नदी के बारे में कुछ फैक्ट यहाँ पर स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा। इसका ओरिजिन मिंडा गांव, सरदारपुर तहसील, धार जिले से होता है जो विंध्याचल पर्वत से पर स्थित है। ये मध्य प्रदेश में धार जिले से होकर के सबसे पहले धार से इसका ओरिजिन होता है, उसके बाद झाबुआ में बहती है और झाबुआ के बाद बहते हुए ये रतलाम जिले में चले जाती है और रतलाम से ही ये राजस्थान में प्रवेश कर जाती है। इसका मुहाना माही नदी मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, ये तीन स्टेट से होते हुए खंबात की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। और दोस्तों आपको पता ही होगा कि जो खंबात की खाड़ी है वो अरब ओशियन का हिस्सा है और अरब ओशियन इंडियन ओशियन का हिस्सा है। इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, अनास नदी, जाखम नदी और सोम नदी। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। माही नदी को आदिवासियों की गंगा कहा जाता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। माही नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है जैसा भी हमने देखा। इस पर जो प्रोजेक्ट हैं तो जमनालाल परियोजना या जमनालाल जो डैम है वो राजस्थान में है। महात्मा गांधी के पांचवें पुत्र कहे जाते हैं जमनालाल बजाज, एक उद्योगपति थे और आज़ादी के समय में इन्होंने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। काफ़ी हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनकी वित्तीय मदद की जमनालाल बजाज ने, उनको आप याद रखें। ये परियोजना राजस्थान की परियोजना है जिसके न्यू 1972 में मोरारजी देसाई ने की थी। याद रखें दोस्तों, मोरारजी देसाई 1972 में इंदिरा गांधी सरकार में ये फाइनेंस मिनिस्टर थे, वित्त मंत्री थे, एक बड़े पद पर थे, जो बाद में इंदिरा गांधी के खिलाफ हो गए। वैचारिक मतभेद होने के कारण इन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ काम किया और 1977 में इन्होंने अन्य क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर के देश में एक नारा दिया, इंदिरा हटाओ देश बचाओ। जयप्रकाश नारायण ने भी इसमें अहम भूमिका अदा की और 1977 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में पहली गैर कांग्रेसी सरकार केंद्र सरकार में बनी। तो पता होना चाहिए आपको, पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे, हालांकि ये अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। चलिए दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एक और परियोजना है इस पर जिसका नाम है कड़ाना बांध, कड़ाना डैम प्रोजेक्ट, और ये गुजरात स्टेट में स्थित है। तो ये थी माही नदी। इसके बाद हम बात करते हैं सिंध नदी तंत्र की। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं सिंध नदी तंत्र। तो ये आप देख रहे होंगे, सिंध नदी जो है विदिशा के लटेरी से सिंध नदी का उद्गम होता है और इस तरीके से सिंध नदी विदिशा लटेरी से निकल करके उत्तर प्रदेश में जाकर जालौन के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। तो दोस्तों, जो सिंध नदी है वो यमुना की सहायक नदी है, याद रखें, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो विदिशा के लटेरी गांव से सिंध नदी का ओरिजिन होता है। इसकी कुछ सहायक नदियों को हम देख लेते हैं। तो टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से एक नदी निकलती है जिसका नाम है पाहुज नदी और पाहुज नदी आगे जाकर के उत्तर प्रदेश में सिंध नदी में मिल जाती है। इसकी दोस्तों बाएं ओर से मिलने वाली, मतलब लेफ्ट साइड से मिलने वाली एक और सहायक नदी है जो श्योपुर जिले से निकलती है, श्योपुर, जिसका नाम है क्वारी नदी। और ये क्वारी नदी भी उत्तर प्रदेश में जाकर के सिंध में मिल जाती है। तो याद रखें, उत्तर प्रदेश में मिलती है क्वारी नदी, सिंध में दोस्तों, मध्य प्रदेश में नहीं। इसके अलावा इस सिंध नदी पर कुछ डैम भी हैं। सिंध नदी पर गोपाल कृष्ण बांध गुना जिले में बनाया गया है, याद रखें।
गुना के बाद जब ये नदी आगे बढ़ती है तो गुना में ही मोहिनी सागर प्रोजेक्ट है, मोहिनी सागर डैम भी इसी सिंध नदी पर बनाया गया है जो गुना में है। इसी सिंध नदी पर दोस्तों दतिया जिला स्थित है। दतिया आपको पता होना चाहिए, रतनगढ़ का किला इसी सिंध नदी के तट पर स्थित है। तो ये देखो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में रतनगढ़ का किला, तो दोस्तों ये सिंध नदी पर है। तो ये हमने कुछ सहायक नदियां इसकी देखी, पाहुज नदी, क्वारी नदी, ये सिंध की सहायक नदी है। गोपाल कृष्ण डैम और मोहिनी सागर जो डैम है या परियोजना, ये गुना जिले में इसी सिंध नदी पर स्थित है। और दतिया भी इसी में आता है, रतन जिले में ही रतनगढ़ का किला है जहां पर रतनगढ़ का मेला लगता है। रतनगढ़ के मेले के लिए फेमस है दतिया, सिंध नदी के तट पर ये मेला लगता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंध के बारे में कुछ फैक्ट दिए हुए हैं। तो सिंध नदी का जो ओरिजिन है लटेरी विदिशा से होता है। सिंध नदी जब विदिशा से निकलती है तो उसके बाद अशोकनगर, अशोकनगर के बाद गुना, गुना के बाद शिवपुरी, शिवपुरी के बाद भिंड और दतिया में बहते हुए ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। और ये सिंध नदी में उत्तर प्रदेश में जालौन जिले में जाकर के यमुना से मिल जाती है। इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, क्वारी, पाहुज, नन नदी और माहूर नदी। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लें। सिंध नदी के तट पर दतिया शहर स्थित है जैसा मैंने अभी आपको बताया, और सिंध नदी के किनारे रतनगढ़ का मेला रतनगढ़ के किले में दतिया जिले में लगता है। सिंध नदी पर कुछ परियोजनाएं दोस्तों, मोहिनी सागर परियोजना, ये शिवपुरी की परियोजना है दोस्तों, ये शिवपुरी की परियोजना है, याद रखें, थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। तो ये जो मोहिनी सागर परियोजना है ये गुना की नहीं है, ये शिवपुरी की परियोजना है, इसको आप करेक्ट कर लें। और गोपी कृष्ण बांध जो है ये गुना डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। चलिए अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के किसी और नदी तंत्र की, और इसका नाम है केन नदी तंत्र। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा केन नदी। और ये जो केन नदी है ये कैमूर पहाड़ी से निकलती है दोस्तों। आपको पता ही होगा कैमूर पहाड़ी ये सतपुड़ा पर्वत का पूर्वी हिस्सा है। सतपुड़ा के मध्य भाग को भांडेर और पूर्वी भाग को कैमूर पर्वत कहते हैं। और ये केन नदी कैमूर के कटनी जिले से निकलती है। और इस तरीके से केन नदी मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश में जा करके इस नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश में हमीरपुर जिले के निकट यमुना नदी में हो जाता है। तो केन नदी का ओरिजिन कैमूर पर्वत से कटनी जिले से होता है और यूपी में हमीरपुर के निकट यमुना में मिल जाती है। चलिए इसकी सहायक नदियों की बात कर लेते हैं। तो सागर जिले से इसकी एक सहायक नदी का ओरिजिन होता है जिसका नाम है सोनार नदी। सोनार नदी केन नदी में दमोह जिले में जाकर के मिलती है। इसके बाद इसकी एक और सहायक नदी निकलती है दोस्तों, उर्मिल नदी, जो छतरपुर डिस्ट्रिक्ट से उर्मिल नदी का ओरिजिन होता है। और ये उर्मिल नदी मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश में जाकर के केन नदी से मिल जाती है। और उत्तर प्रदेश में जिस जगह पर उर्मिल केन में मिलती है उस जिले का नाम है बांदा। तो बांदा डिस्ट्रिक्ट में इसका संगम होता है उर्मिल का केन से, याद रखिएगा। इसके बाद ये केन नदी पर एक नेशनल पार्क भी है दोस्तों। केन नदी इसी नेशनल पार्क से होकर के बहती है। पन्ना टाइगर रिजर्व है, पन्ना प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है, याद रखें आप। इसके अलावा इसी केन नदी पर केन घड़ियाल केंद्र पन्ना जिले में स्थित है। और इसी केन नदी पर अ, पन्ना टाइगर रिजर्व के साथ साथ केन घड़ियाल केंद्र, जैसे मैंने आपको बताया, पन्ना जिले में स्थित है। साथ ही पन्ना डिस्ट्रिक्ट में ही गंगेऊ डैम भी बनाया गया है। तो याद रखें कुछ फैक्ट आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। तो ये था केन नदी तंत्र। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। केन नदी के बारे में कुछ फैक्ट दिए हुए हैं। केन नदी कटनी जिले की कैमूर पहाड़ी से निकलती है जैसे भी हमने देखा। लेकिन जैसे ही कटनी से निकलती है उसके बाद पन्ना फिर छतरपुर जिले में बहते हुए ये सीधे उत्तर प्रदेश में चले जाती है। केन नदी उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में यमुना में मिल जाती है। इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, सोनार नदी, उर्मिल नदी, चंद्रावल नदी, गुदेन नदी और श्यामरी नदी। तो दोस्तों याद रखें सोनार, उर्मिल, चंद्रावल, गुदेन और श्यामरी नदी। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना केन बेतवा लिंक परियोजना थी जिसे 2005 में शुरू किया गया। हालांकि नदी जोड़ो परियोजना जो प्रोजेक्ट लाया गया था वो सन 2000 में लाया गया था। और उस समय हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी की महत्वपूर्ण देन है, एक तो नदी जोड़ो परियोजना और दूसरा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के द्वारा इसे मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी का दर्जा दिया गया है। केन नदी का पुराना नाम शक्तिमती है। केन नदी पर ही केन घड़ियाल केंद्र पन्ना और छतरपुर जिले की सीमा पर स्थित है।
दोस्तों इसमें कुछ प्रोजेक्ट हैं, जैसे उर्मिल परियोजना छतरपुर जिले में है, गंगेयू परियोजना पन्ना और छतरपुर जिले की परियोजना है जो पन्ना डिस्ट्रिक्ट में आती है। इसके बाद दोस्तों हम अगला नदी तंत्र देखते हैं और यह है टोंस नदी तंत्र। और ये देखें आपकी स्क्रीन पर ये मध्य प्रदेश का मैप दिख रहा होगा। और इस तरीके से जो टोंस नदी है ये कैमूर पहाड़ी से ही सतना जिले की मैहर तहसील से टोंस नदी का ओरिजिन होता है। और इस तरीके से टोंस नदी मध्य प्रदेश से निकलकर इलाहाबाद के निकट प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है। तो गंगा की सहायक नदी है टोंस नदी, जिसे तमसा के नाम से भी जाना जाता है। इस टोंस नदी पर दोस्तों एक वाटरफॉल है जिसका नाम है पुरवा जलप्रपात, जो रीवा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इसके अलावा इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे बिहड़ नदी, ये सतना जिले के अमरपाटन से निकलती है। बिहड़ नदी जो आगे जाकर के टोंस नदी में मिल जाती है। इसके अलावा इसकी एक और सहायक नदी है जिसका नाम है बिछिया नदी। ये भी रीवा की मऊगंज से निकलती है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए, अब मऊगंज को एक नया डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया है। और इस तरीके से जो बिछिया नदी है ये आगे जाकर के बिहड़ में मिल जाती है और बिहड़ टोंस की सहायक नदी है। दोस्तों इसी बिछिया नदी पर ये एक बहुत बड़ा जलप्रपात है जिसका नाम है चची जलप्रपात। तो याद रखें चची जलप्रपात ये रीवा जिले में स्थित है, जो बिहड़ नदी पर आता है, बिछिया में नहीं बिहड़ नदी पर है चची जलप्रपात। आगे बढ़ते हैं, इसकी एक और सहायक नदी है जिसका नाम है दोस्तों महाना नदी। और ये जो महाना नदी है ये टोंस में जाकर के रीवा जिले में मिल जाती है और रीवा से ही इसका उद्गम होता है महाना नदी का, तो याद रखिएगा आप। इसके अलावा एक केवटी वाटरफॉल है, केवटी जलप्रपात, आपको पता होना चाहिए केवटी जलप्रपात ये भी इसी महाना नदी पर स्थित है। और ये जो महाना नदी है ये टोंस की मुख्य सहायक नदी है। इसके अलावा इसकी एक और सहायक नदी है दोस्तों जो उत्तर प्रदेश से निकलती है, बेलन नदी। और इस तरीके से बेलन नदी निकलकर ये उत्तर प्रदेश में ही जाकर के टोंस में मिल जाती है। तो ये बेलन नदी हमारे मध्य प्रदेश में नहीं बहती है, याद रखना, उत्तर प्रदेश से निकलकर उत्तर प्रदेश में ही मिल जाती है। और इसकी एक और सहायक नदी है जो रीवा से निकलती है, सेलर नदी। और इस तरीके से सेलर नदी जाकर के बेलन में मिल जाती है। याद रखें सेलर नदी डायरेक्ट टोंस में नहीं मिलती है, बेलन में मिलती है और बेलन टोंस की मुख्य सहायक नदी है। दोस्तों इसी सेलर नदी पर एक बहुटी जलप्रपात है और आपको पता होना चाहिए ये जो सेलर नदी पर बहुटी जलप्रपात है ये मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो याद रखें चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा नहीं है, कुछ किताबों में चचाई को दिया हुआ है, लेकिन बहुटी मान रहा है पीबी व्यापम, जितने भी अभी एग्जाम हुए हैं उसमें बहुटी को सबसे ऊंचा जलप्रपात माना गया है। तो इसको आप याद रखें, बहुटी जलप्रपात ये सेलर नदी पर ही स्थित है। और ये जो सेलर है ये बेलन की सहायक नदी है और जो बेलन नदी है ये टोंस की सहायक नदी है। तो इस तरीके से हमने टोंस की बहुत सारी सहायक नदियों को देखा। आप चाहें तो ये जो टोंस नदी तंत्र है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके कुछ फैक्ट दिए हुए हैं। इसका ओरिजिन जुलेरी गांव सतना से होता है। मुहाना ये प्रयागराज के निकट इलाहाबाद में मिल जाती है। कुछ सहायक नदियां दोस्तों बिहड़, महाना और बेलन नदी। कुछ प्रोजेक्ट हैं इस पर। टोंस परियोजना रीवा जिले में स्थित है, याद रखें, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। टोंस नदी को प्राचीन काल में तमसा के नाम से जाना जाता था, तमसा भी कहा जाता है इसे। बहुटी जलप्रपात मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है दोस्तों, जो बेलन की सहायक नदी बेलन की सहायक सेलर नदी पर स्थित है। बेलन की सहायक सेलर नदी पर, तो देख लेना ऑप्शन क्या दे रहा है, उस हिसाब से आप ऑप्शन का चयन करें। इसके अलावा केवटी जलप्रपात महाना नदी पर रीवा में, जबकि चचाई जलप्रपात रीवा में बिहड़ नदी पर स्थित है। चचाई बिहड़ पर स्थित है दोस्तों। टोंस नदी पर ही टोंस परियोजना रीवा जिले में स्थित है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, कुछ और नदी मध्य प्रदेश की जो बची हुई हैं। पेंच नदी, तो पेंच नदी का जो ओरिजिन होता है ये सतपुड़ा पर्वत पर स्थित छिंदवाड़ा जिले की जुन्नार देव तहसील से होता है। पेंच नदी नागपुर के पास कामठी में कन्हान नदी में मिल जाती है। तो दोस्तों याद रखना, नागपुर के पास कामठी में कन्हान में मिलती है और कन्हान आगे चलकर बैनगंगा में मिल जाती है। इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। कुलबहरा नदी, कुलबहरा नदी याद रखें छिंदवाड़ा इसी नदी के तट पर बसा हुआ है। ये नदी मतलब जो पेंच नदी है ये इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क से होकर के जाती है। तो पेंच नेशनल पार्क के बीच से पेंच नदी बहती है। लैंड ऑफ मोगली भी इसे कहा जाता है। स्थानीय लोगों के द्वारा मोगली सिवनी जिले के आमोदगढ़ में स्थित है। दोस्तों ये एक पर्यटक स्थल है आमोदगढ़, जो सिवनी डिस्ट्रिक्ट में है। रूड यार्ड किपलिंग द्वारा लिखित द जंगल बुक, द सेकेंड जंगल बुक और द रेड डॉग बुक में मोगली का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों याद रखें आप, जंगल बुक, इसके ऊपर हॉलीवुड में फिल्म भी बनी हुई है, शायद आप लोगों ने देखा भी होगा।
जो रूडयार्ड किपलिंग के द्वारा लिखी गई है। आगे चलते हैं, वर्धा नदी। इसका ओरिजिन वर्धा नदी बैतूल जिले की कालीबीर पहाड़ी से होता है। वहां पर एक शिखर है जिसका नाम है वर्धन शिखर, जो मुल्ताई में है, यहाँ से इसका ओरिजिन होता है। वर्धा नदी महाराष्ट्र में प्राणहिता में बैनगंगा नदी से मिल जाती है। दोस्तों, वर्धा की कुछ सहायक नदियां हैं, हिर्री नदी, जाम नदी और बेम्बाला नदी। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। वर्धा नदी महाराष्ट्र में विदर्भ के पानी विदर्भ में पानी की बहुत बड़ी संकट है, आपको पता होना चाहिए। भारत में सबसे ज्यादा किसानों के ज्यादा सुसाइड किए जाने वाला क्षेत्र है ये विदर्भ। इसे विदर्भ की बड़ी नदी भी माना जाता है वर्धा को। ये मध्य प्रदेश में केवल 32 किलोमीटर बहती है, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 455 किलोमीटर बहती है। इस नदी के किनारे महाराष्ट्र में सेवाग्राम और पौनार आश्रम स्थित है। दोस्तों याद रखें, पौनार आश्रम। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं किससे संबंधित ये स्थल था, पौनार आश्रम। वर्धा नदी को वर्धा के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, इस तरीके से ये हमने देखा मध्य प्रदेश की सहायक नदियां और मध्य प्रदेश के सभी नदी तंत्र। और मुझे लगता है आपको ये बहुत अच्छे से चीजें समझ में आई होंगी। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर भी कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं दोस्तों इसी तरीके से किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।